सेल्स इन टैली ईआरपी 9। जिस तरह परचेज की एंट्री टैली ईआरपी 9 में 4 तरीकों से की जाती है, उसी तरह सेल्स की एंट्री भी 4 तरीकों से की जाती है। तो टैली ईआरपी 9 में सेल्स की एंट्री करने के 4 तरीके हैं, जिसमें पहला है सेल्स एग्जेम्प्ट, दूसरा है सेल्स जीएसटी, तीसरा है सेल्स आईजीएसटी और चौथा है सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो सेल्स एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसे आइटम जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता और जो हम खुद के ही राज्य में बेचते हैं। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान के ही किसी कस्टमर को ऐसा आइटम बेचा जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो है सेल्स एग्जेम्प्ट। इसी तरह सेल्स जीएसटी। सेल्स जीएसटी का मतलब है कि ऐसा आइटम जिस पर टैक्स लगता हो, जो हम किसी अपने ही सेल्फ स्टेट में किसी कस्टमर को बेचते हैं। जैसे मैं राजस्थान का हूं और मैंने राजस्थान के ही किसी कस्टमर को ऐसा आइटम बेचा जिस पर 5, 12, 18 या 28% में से कोई भी टैक्स लगता हो, तो उसको बोलते हैं सेल्स जीएसटी। इसी तरह सेल्स आईजीएसटी। सेल्स आईजीएसटी का मतलब हो गया कि ऐसा आइटम जिस पर 5, 12, 18 या 28% कोई भी टैक्स लगता हो और उसे हम अपने स्टेट में ना बेच करके किसी दूसरे स्टेट वाले को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ, मैंने पंजाब के किसी कस्टमर को ऐसा आइटम बेचा जिस पर 5, 12, 18 या 28% में से कोई भी टैक्स लगता हो, तो उसको बोलते हैं सेल्स आईजीएसटी। और फिर है लास्ट सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, यानी ऐसा आइटम जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता और हम किसी दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं। जैसे मैं राजस्थान का हूं और मैंने महाराष्ट्र के किसी कस्टमर को ऐसा आइटम बेचा जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इस तरह की सेल्स को बोलते हैं सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो ये 4 ही तरीके हैं सेल्स की एंट्री करने के और 4 ही तरीके हम सीखेंगे। इसके अलावा भी और दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे कोर्स में यही है। बाकी के जो तरीके हैं वो हम आगे के एडवांस लेवल में सीखेंगे। तो अब यहाँ पर एक बात का हमें ध्यान रखना है कि देखिए, हम केवल उन ही आइटम को बेच सकते हैं जिनको हमने खरीदा हो, यानी जो आइटम हमने खरीदा है उसे ही तो बेचेंगे, दूसरे किसी भी आइटम को नहीं बेचेंगे। यानी जो आइटम मैंने खरीदा ही नहीं है तो उसको बेच कैसे सकते हैं? तो यहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है कि अब जब भी हम आइटम डालेंगे तो अब हमें आइटम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हम उसी आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिस आइटम को हमने खरीदा है, उसी आइटम को सेलेक्ट करके एंट्री करेंगे ताकि वो जो हमने आइटम खरीदा है वो हमारे स्टॉक से कम हो जाए। तो अब हमें यहाँ पर क्या आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइटम हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात देखिए, या तो हम अगर माल बेचेंगे तो या तो वो होगा कैश यानी नगद, या फिर हम बेचेंगे उसको उधार। यानी मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा हमारे मिलने वाला आ गया, उसने मान लीजिए उधार रख लिया, यानी वो बोलता है 5 दिन बाद में मैं इसके पैसे दूंगा या 10 दिन बाद में दूंगा, या आधे पैसे दे देता है आधे बाद में देगा, या मान लीजिए आधा पैसा कैश देता है और आधा बैंक से देता है। तो ये इस तरह की कुछ एंट्रीज हैं जो एंट्री भी हमें इसी दौरान सीखेंगे कि अलग अलग तरह की जो सेल है, मान लीजिए कैश है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, उधार है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, आधी कैश है और आधी उधार है तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो ये सब हम आगे के 4 चैप्टर में सीखने वाले हैं, जिसमें जो भी तरीके हैं सेल्स की एंट्री करने के वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से शुरू कर रहे हैं हम हमारे कोर्स का चैप्टर 24 सेल्स एंट्री ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स। वो आइटम बेचेंगे जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और जो हम हमारे ही शहर में या किसी अपने दूसरे शहर में यानी अपने सेल्फ स्टेट में बेचते हैं, उसकी एंट्री करना हम सीखेंगे और ऐसे सेल को हम सेल्स एग्जेम्प्ट कहते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक पर बात कर ली जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेल्स की एंट्री हम किस आधार पर करेंगे। जिस तरह परचेज की एंट्री हमने सीखा था कि परचेज की एंट्री परचेज का बिल को देख देख करके परचेज की एंट्री की जाती है, तो अब सेल्स की एंट्री हमें करनी है। तो सेल्स की एंट्री किस आधार पर करेंगे, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो देखिए, दो ही आधार है। सबसे पहले मान लीजिए अगर आप कहीं पे भी फुल टाइम अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, उस केस में जो सेल के बिल है वो आपको खुद को बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो प्रोडक्ट खरीद के आपके पास आएगा, मतलब काउंटर में जहाँ पे भी बिल बनते हैं वहाँ पे आएगा। तो बिल बनाने के लिए सिंपल सी आपको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि जैसे कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट खरीदा है वो,
और जो प्रोडक्ट खरीदा है उसकी रेट यानी प्राइस क्या लगाई है। तो इतनी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आप सेल का इनवॉइस बना सकते हो। पहला तरीका रहेगा ये। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आप कहीं पे पार्ट टाइम अकाउंटिंग करते हैं। पार्ट टाइम अकाउंटिंग का मतलब हो गया दिन में एक बार जाते हैं, या हफ्ते में एक बार, या 10 दिन में एक बार, या महीने में एक बार, इसको बोलते हैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग। अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी गैर उपस्थिति में बिल तो वहाँ पे बनेंगे, क्योंकि कस्टमर आएगा तो कस्टमर को बिल की ज़रूरत रहेगी। तो इस केस में बिल जो बनेंगे वो बनेंगे बिल बुक में। अब बिल बुक में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जैसे बिल नंबर 1, 2, 3, 4 वगैरह, ऐसे सीरियल वाइज बिल बुक चलती है और उसमें भी वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी जो आपको चाहिए, जैसे कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मोबाइल नंबर, जो उसने माल खरीदा उसकी डिटेल और कितने में खरीदा है वो प्राइस भी बिल बुक में लिखी हुई होती है। तो पार्ट टाइम अकाउंटिंग के केस में आप बिल बुक को देख करके एंट्री करोगे। तो ये दो तरीके हैं, दो ही आधार हैं जिसके आधार पे सेल की एंट्री की जाती है। अब बात करते हैं बिजनेस टाइप की। देखिए बिजनेस जो होता है वो दो तरह का बिजनेस होता है, एक होता है रिटेल बिजनेस और एक होता है होलसेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस मेरे हिसाब से आपको समझ में आता होगा। रिटेल बिजनेस कहते हैं उसको जहाँ पे मैक्सिमम 70% 70 से 80% जो है कस्टमर, जो ग्राहक होते हैं, आम ग्राहकों के लिए जो दुकानें होती हैं उसको रिटेल बिजनेस या रिटेल शॉप कहा जाता है। और होलसेल बिजनेस दुकानदारों के लिए जो दुकान होती है, बड़ा शोरूम होता है, उसको होलसेल बिजनेस या होलसेल शॉप या होलसेल शोरूम कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि रिटेल बिजनेस में ऐसे लोग आएंगे जो आम ग्राहक हैं और होलसेल बिजनेस में ऐसे लोग आएंगे जो खुद दुकानदार हैं, यानी जो खुद किसी ना किसी तरह की फर्म लेकर के बैठे हैं। तो इन दोनों बिजनेस में थोड़ा सा फर्क है। रिटेल बिजनेस में 70 से 80% जो बिक्री होती है वो पूरी की पूरी नगद में बिक्री होती है और होलसेल बिजनेस के केस में 70 से 80% उधार ही चलती है। तो अब यहाँ पर जो सेल की एंट्री होगी वो भी दो तरीके से होगी, एक नगद यानी नगद बिक्री और एक दूसरी उधार बिक्री। देखिए जो भी हम बिक्री करेंगे वो या तो करेंगे नगद या करेंगे उधार। हालांकि और भी तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने आधे रुपए नगद दे दिए और आधे उधार रख लिए, या आधे बैंक से ट्रांसफर कर दिए, या पूरे पैसे बैंक से ट्रांसफर कर दिए, IMPS कर दिया, पेटीएम कर दिए, फोन पे कर दिया, कुछ भी। अब तो बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के। पहले तो इतना ऑप्शन नहीं थे, या तो बंदा कैश पेमेंट देता था या फिर चेक द्वारा पेमेंट करता था। तो देखिए जितने भी तरीके हैं पेमेंट करने के या पेमेंट रिसीव करने के, उन सब को अपन 1 बाय 1 आने वाले अगले जितने भी चैप्टर हैं उन सब में सीखेंगे। हम कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस यानी थोड़ा सा इंतजार करना और आने वाले हर एक चैप्टर को देखते जाइए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और मेरे हिसाब से एक साथ सारी चीजें नहीं सीखनी चाहिए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को समझना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सेल की पहली एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कंपनी को ओपन कर लेना है जिसमें भी आपको एंट्री करनी है। उसके बाद में आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में V प्रेस करूँगा और सेल की एंट्री करने के लिए आपको सेल का वाउचर ओपन करना है। मान लीजिए अगर मेरे पेमेंट का वाउचर है तो सेल की एंट्री करने के लिए सेल का वाउचर ओपन करना है, जिसके लिए आप फंक्शन बार में यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है सेल्स, जिसका शॉर्टकट है F8। अभी तक हम परचेज की एंट्री कर रहे थे जिसका शॉर्टकट था F9। तो अब मैं F8 प्रेस करूंगा, मेरे सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो अब 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने से मांग रहा है। तो ये मान लीजिए आपके सामने एक बिल बुक पड़ी है जो इस तरह की है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तारीख लिखी हुई है, इनवॉइस डेट 1 अप्रैल 2019। तो हमें सबसे पहले सेल वाउचर में तारीख देखनी, तारीख लगी हुई है 2 मार्च 2020। तो तारीख चेंज करनी है। तारीख चेंज करने के लिए फंक्शन बार में F2 डेट का ऑप्शन है, आपको कीबोर्ड में F2 दबाना है और यहाँ पे तारीख कर देनी है 1/4/2019 एंड एंटर। तो तारीख हमारी चेंज हो चुकी है। उसके बाद में बिल बुक में बिल नंबर, ये बिल नंबर है 001। तो मैं वापस टैली में आऊँगा और यहाँ पे 001 कर दूंगा एंड एंटर। अब डालना है मुझे पार्टी अकाउंट नेम, मतलब मैंने जिस पार्टी को माल बेचा उस पार्टी का नाम यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने माल बेचा मुकेश कुमार को, जो है कैश, आगे लिखा हुआ है कैश। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी अपन किसी भी पार्टी को नगद माल बेचते हैं तो यहाँ पर उसका लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस लिस्ट में डायरेक्ट आपको एक ऑप्शन, एक लेजर मिल जाएगा जिस लेजर का नाम है कैश। जब भी नगद बिक्री करेंगे तो सीधा पार्टी अकाउंट नेम में हम डालेंगे कैश और करेंगे एंटर। अब जिस भी पार्टी ने माल खरीदा है उस पार्टी का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर हम इस शीट में डालेंगे। जैसे यहाँ पे बायर्स का मतलब है बायर, जिस खरीदने वाले का नाम,
तो यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा मुकेश कुमार एंड एंटर। अब उसका एड्रेस यहाँ पे उसका शांति विलास जोधपुर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा शांति विलास जोधपुर एंड एंटर। अब इसके मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9828282424, ठीक है। तो मोबाइल नंबर इसके हो जाएंगे। अब एंटर करूँगा आगे और एंटर करूँगा। इसकी कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे राजस्थान, स्टेट राजस्थान आ जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है हमने कहाँ पर माल बेचा, यानी जो माल बेचा उसकी सप्लाई कहाँ पे की, तो राजस्थान में ही हमने इसकी सप्लाई की है। एंटर करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला कंपोजिशन, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा रेगुलर और चौथा अनरजिस्टर्ड। 1 बाय 1 समझा देता हूँ। कंपोजिशन का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था फर्म जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है कंपोजिशन। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा फर्म के नाम से बिल बनवाता है और आपको जीएसटी नंबर देता है, तब आपको ये पूछना पड़ता है कि आपकी फर्म कंपोजिशन में है या रेगुलर में है। तो अगर मान लीजिए वो बोलता है कि कंपोजिशन में है, तब आपको लेना है कंपोजिशन। अगर फर्म के नाम से बिल बनवाता है और जीएसटी नंबर देता है तो यहाँ पे आ जाएगा कंपोजिशन। और दूसरा है कंज्यूमर, यानी बंदा अगर अपने इंडिविजुअल नाम से बिल बनवा रहा है, जैसे यहाँ पे मुकेश कुमार जो है एक इंडिविजुअल नाम है, तो ये हमारा एक कंज्यूमर है यानी कस्टमर है, तो हम यहाँ पर इसके लिए सिलेक्ट करेंगे कंज्यूमर। उसके बाद में तीसरा है हमारे पास में रेगुलर। रेगुलर का मतलब हो गया अगर बंदा कोई फर्म के नाम से बिल बनवाता है और जीएसटी नंबर देता है और अगर वो फर्म जो है वो रेगुलर फर्म है, तब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेगुलर। और चौथा ऑप्शन है अनरजिस्टर्ड, यानी बंदा अगर फर्म के नाम से बिल बनवाता है लेकिन फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको डालना है अनरजिस्टर्ड में। तो ये चारों ऑप्शन अपन 1 बाय 1 आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं सेल की एंट्री में सीखेंगे। तो अभी के लिए हमारा मुकेश कुमार जो है ये कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में मैंने लेजर जो लिया है वो कैश का लेजर लिया है, लेकिन जिसने भी माल खरीदा उसकी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर कैश में बिक्री की जाती है तो पार्टी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप पार्टी अकाउंट नेम में कैश ले सकते हो। अब अगला है सेल्स लेजर। अब जिस तरह हमने परचेज के लेजर बनाए थे, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, उसी तरह सेल्स के लेजर भी हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो ये जो हमारी सेल्स है वो सेल्स एग्जेम्प्ट है। ये जो हम आइटम बेच रहे हैं इसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, प्लस ये जो हमने माल बेचा है वो अपने सेल्फ स्टेट में ही बेचा है, तो इस तरह की सेल को बोलते हैं सेल्स एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर उसका लेजर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं दबाऊंगा Alt C और लेजर बनाऊंगा सेल्स एग्जेम्प्टेड। एंटर करूंगा, एलियास में कुछ भी नहीं डालूंगा और एंटर। अब इसका मुझे ग्रुप डालना है, तो देखिए इस बात को नोट कर लेना अच्छे से, बड़ी बात नहीं है। जितने भी सेल्स के लेजर हैं, जैसे सेल्स एग्जेम्प्ट, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, ये 4 लेजर अपन आगे बनाएंगे और जितने भी सेल्स के लेजर हैं उनका ग्रुप जो आएगा वो आएगा सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे ग्रुप में मुझे सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट एंड एंटर। तो बाकी के किसी भी जो ऑप्शन है उसमें एज इट इज रखना है, केवल आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आना है और यहाँ पर आपको गुड्स कर देना है। देखिए जो हम बेच रहे हैं वो एक सर्विस नहीं है, वो माल है, ठीक है। अगर सर्विस होती तो हम सर्विस सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर हम गुड्स लेंगे और एंटर कर देंगे, एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे हमारा सेल्स एग्जेम्प्टेड का लेजर भी यहाँ पर बन जाएगा। तो पार्टी का नाम हमने डाल दिया, सेल्स का लेजर बना दिया। अब बारी है आइटम की। इस पार्टी ने, इस कस्टमर ने क्या आइटम खरीदा, तो यहाँ पे लिखा हुआ जीरा सीड 555 1 kg। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दोबारा आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, ये आइटम हम उसी वक्त बना चुके हैं जब हमने ये माल खरीदा था। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में सीधा यहाँ पर इसका नाम टाइप करना है, जीरा सीड 555 1 kg। अब देखिए टेली का यहाँ पर एक फीचर्स ये भी है कि अगर मान लीजिए आप ये टाइप करते हैं जीरा सीड 555 1 kg, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जीरा सीड 555 1 kg, यहाँ पर लिस्ट में निकल करके सामने आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप सीधा 555 भी टाइप करते हैं तो 555 नाम से जितने भी आइटम होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। या अगर आप सीड भी टाइप करते हो तो सीड नाम से जितने भी आइटम होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। तो ये एक फीचर्स है कि आप आइटम का कोई भी बीच का, लास्ट का, मीडियम का या पहले का कोई भी नाम टाइप कर सकते हो, आपके सामने लिस्ट
में वो आइटम, सभी आइटम आ जाएंगे जो भी आपने टाइप किया उससे अगर रिलेटेड कोई भी आइटम है तो सामने आ जाएगा। लेकिन डेमो वर्जन में ये फीचर्स काम करता है या नहीं करता वो मुझे नहीं पता, आप एक बार ट्राई करके देख लेना अगर आपके पास में डेमो वर्जन है। और जो परचेज वर्जन है उसमें ये फीचर्स ऑब्वियसली काम करता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं जीरा सीड 555 को टाइप करके सेलेक्ट कर लूँगा लिस्ट में से। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा जीरा सीड 555 1 kg। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको मिस स्पेलिंग नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने जीरा की जो स्पेलिंग डाली थी वो JEERA डाली थी, और अगर मैं JIRA टाइप करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर बता देगा, स्पेलिंग एरर, यानी आपका इस स्पेलिंग से कोई भी आइटम बना हुआ नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, जो भी स्पेलिंग आपने डाली थी वही स्पेलिंग आपको लेनी है। तो यहाँ पर मैं जीरा सीड 555 1 kg यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब इसकी क्वांटिटी डालनी है मुझे, क्वांटिटी है इसकी 5 kg। देखिए अब यहाँ पे HSN कोड भी है और GST रेट भी है। इस बार हमने इसमें कुछ भी, ये जो ऑप्शन है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि जब हमने ये आइटम बनाया था तब हमने HSN कोड भी डाल दी थी और इसकी GST टैक्स रेट भी डाल दी थी। तो अब हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा क्वांटिटी में आएंगे 5 kgs, तो यहाँ पर मैं 5 करके एंटर कर दूंगा। अब 1 kg की रेट डालनी है, यहाँ पर है 250 रुपये, तो एंटर करूँगा 250 रुपये और एंटर, तो टोटल हो गया मेरे 1250 रुपये। अब मैं करूँगा एंटर। अब अगर मान लीजिए इस कस्टमर को और भी आइटम बेचा है तो आप यहाँ पर लिस्ट में और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तारा मीरा TMT ऑयल भी इसको बेचा है, तो मैं यहाँ पे तारा, तो इतना टाइप करूँगा तो मेरे स्टॉक आइटम की लिस्ट में ये आइटम जो है मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको एंटर करके सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखना मैंने कितना लीटर बेचा है, यहाँ पे बेचा मैंने 2 लीटर, तो यहाँ पे दो डाल करके एंटर कर दूंगा। फिर 1 लीटर की रेट 520 रुपये, तो यहाँ पे मैं 520 एंड एंटर। तो टोटल मेरे बिल की वैल्यू हो गई 2290, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे भी 2290 रुपये है। तो यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो गया कि बिल जो है 2290 रुपये का। ये वैल्यू जो वेरीफाई करनी आपको ज़रूरी है, ना तो बिल कम का बनाना और ना ही ज़्यादा का बनाना। 1-2 रुपये का फ़र्क चल सकता है लेकिन ज़्यादा रुपये का फ़र्क नहीं चलेगा। तो बिल बुक में ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है कि जितने रुपये का बिल है उतने ही रुपये का आप टैली में बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 2290 मैंने बढ़ा दिया। अब अगर मान लीजिए और कोई आइटम इसने लिया तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब इसने कोई भी आइटम नहीं लिया तो मैं सीधा एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा और एंटर दबाऊंगा। लास्ट में आकर के एंटर दबाऊंगा तो मेरा बिल जो है सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये पता नहीं है कि ये जो आइटम मैं बेच रहा हूँ वो GST वाला आइटम है या फिर एग्जेम्प्टेड आइटम है, अगर आपको पता नहीं है, आप कंफ्यूज हो, तो अगर मान लीजिए अगर इस आइटम में SGST और CGST में लगाता हूँ तो यहाँ पर SGST और CGST टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आइटम है वो नील रेटेड का आइटम है, यानी इसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये टैली को ऑटोमेटिक पता है। टैली को कैसे पता है कि जब हमने आइटम बनाया था यहाँ पे जैसे जीरा सीड, और इसकी जब GST डिटेल हमने डाली थी तो यहाँ पर हमने टैक्सेबिलिटी जो है इसकी एग्जाम डाली थी और टैक्स रेट यहाँ पर 00 है, इसलिए कोई भी आइटम यहाँ पे कोई भी टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये जो आइटम है इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आप GST लगाने की कोशिश भी करोगे तो GST नहीं लगेगा। तो यहाँ पर टैली जो है आपको थोड़ा बहुत जो है साथ दे देगा। तो इस एंट्री को मैं कर दूंगा सेव। तो ये मेरी एंट्री हो चुकी है, पहली एंट्री। अब ये तो थी नगद की एंट्री, अब हम एक एंट्री करेंगे उधार की एंट्री। तो उसके लिए यहाँ पे दूसरी एंट्री में आएंगे। सबसे पहले तारीख देखूंगा, तारीख है 2 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे आऊँगा F2 दबाऊंगा और 2/4/2019 एंड एंटर। उसके बाद में बिल नंबर है यहाँ पे 002, तो यहाँ पे 002 एंड एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे कस्टमर का नाम है जितेंद्र सेन। अगर ये कैश होता था मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया, जो भी कैश है उसके लिए यहाँ पे कैश लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कैश। तो यहाँ पर ये जो कस्टमर है ये हमसे उधार माल लेके गया है। अगर कैश होता तो आगे लिखा हुआ होता कैश। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पे कैश नहीं ले सकते क्योंकि इसने कैश माल खरीदा ही नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए यहाँ पे मैं Alt+C दबाऊंगा और पार्टी का नाम डाल दूंगा जितेंद्र सेन, ठीक है। एंटर करूंगा और एंटर करूंगा। अब इसका लेना है मुझे ग्रुप। तो अब इस तरह के जो भी कस्टमर होंगे उसका ग्रुप क्या आएगा, तो इस बात को नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है।
जो भी पार्टी हमसे उधार माल खरीदती है, मतलब जो कस्टमर हमसे उधार माल खरीदता है वो हमारा देनदार है, क्योंकि उसने हमसे माल खरीदा और वो माल के बदले में हमें पैसे देगा, तो इसको बोलते हैं देनदार। और देनदार को इंग्लिश में या टेली की लैंग्वेज में कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप में आपको लेना है सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स को आपको लेकर के एंटर कर देना है। ये दोनों जो ऑप्शन है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल और इन्वेंटरीज वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको नो करना है, एंटर कर देना है। नेम इसका ये रहेगा जितेंद्र सेन और इसका डालना है एड्रेस अगर आपके पास में है, जैसे नायक बस्ती नागौर, तो यहाँ पे नायक बस्ती एंटर नागौर और एंटर। अगर मोबाइल नंबर दिए तो यहाँ पे थर्ड लाइन में आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, जैसे 94। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और पेस्ट करूँगा Ctrl+Alt+V। तो ये हो गया इसके मोबाइल नंबर। एंटर करूँगा कंट्री इसकी इंडिया, स्टेट इसका राजस्थान, पिन कोड नंबर अगर है तो डाल दीजिए 341001, एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल इसको नो रखेंगे, पेन आईटी नंबर इसको भी ब्लैंक रखेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप, अब देखिए ये भी हमारा एक कस्टमर है, तो यहाँ पर हम कंज्यूमर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगर कस्टमर के नाम से बिल बन रहा है तो आपको कंज्यूमर लेना है, तो जितने भी यहाँ पर जितने भी बिल हैं वो सब कस्टमर के नाम से हैं, तो आपको सभी में यहाँ पे कंज्यूमर लेना है और एंटर कर देना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल इसको नो करना है और एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कैश का लेजर ना लेते हुए एक नया लेजर बना दिया जो जितेंद्र सेन के नाम से है। तो अब एंटर करेंगे, यहाँ पर भी इसकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी बायर्स डिटेल में। तो एंटर करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। अब हमें लेना सेल्स का लेजर, तो सेल्स का लेजर ये भी जो सेल्स है वो सेल्स एग्जेम्प्टेड ही है, तो अब दोबारा से हमें सेल्स एग्जेम्प्टेड का लेजर बनाना नहीं है, इसी लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करना है। अब इसने आइटम क्या खरीदा है, इसने खरीदा है सरपास 7007। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर स्पेलिंग मिस स्पेलिंग करता हूँ, सरपास की स्पेलिंग है SUR और अगर मैं SAR टाइप करता हूँ SAR, तो यहाँ पे ये आइटम नहीं आएगा, स्पेलिंग एरर बता देगा और मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधा 7007 टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 7007 टाइप करूँगा तो मेरे सामने वो ऑटोमेटिक आइटम आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि सरपास की जो मैंने स्पेलिंग लिखी थी वो थी SUR। तो मैं सीधा इस लिस्ट में से इसको सेलेक्ट करके एंटर कर सकता हूँ। अब इसकी क्वांटिटी डालनी, क्वांटिटी मैंने ली थी 10 पीस और एंटर। एक पीस की रेट है 490 रुपये और एंटर, तो 4900 ही हो गया। फिर एंटर करूँगा दूसरा आइटम जीरा सीड 555 1 kg। तो यहाँ पे भी मान लीजिए मैं जीरा की JIRA टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे से मिस स्पेलिंग हो रही है, तो मैं क्या करूँगा सीधा 555 टाइप करूँगा। तो यहाँ पे 555, अब यहाँ पे देख सकते हैं 555 के दो हैं, एक तो बाजरा गुहा और एक जीरा सीड, तो मैं जीरा सीड 555 को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि ये फीचर्स शायद डेमो वर्जन में काम करे या नहीं करे, मुझे नहीं पता, आप एक बार ट्राई करके देख लेना। फिर इसकी क्वांटिटी 4 किलो इसकी क्वांटिटी है, तो 4 एंड एंटर। अब यहाँ पे रेट इसने जो पिछली बार हमने बेचा था वो 250 रुपये में बेचा था, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 250 रुपये रेट उठा ली। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जीरा सीड 250 रुपये में बेचा था, लेकिन इस कस्टमर को हमने 290 रुपये में बेचा है। तो किसी कस्टमर से हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, किसी से कम भी ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं 290 रुपये डाल करके एंटर कर दूंगा। तो टोटल बिल मेरा हो गया 6060 का। यहाँ पे भी मुझे चेक करना है, ये बिल मेरा 6060 रुपये का हो गया है। तो ये बिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर एक और आइटम है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, क्योंकि अब तीसरा आइटम नहीं है तो हम इस बिल को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंटर 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 करते हुए आखिर तक आएंगे और एंटर कर देंगे, तो ये बिल हमारा जो है दूसरा बिल भी बन चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमने सेल की एंट्री करना सीखा है। सबसे पहले सेल्स एग्जेम्प्टेड की एंट्री करना सीखा है। दूसरी बात, अगर नकद में माल बेचेंगे तो किस तरह एंट्री करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और अगर उधार में माल बेचेंगे तो उसकी एंट्री किस तरह करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर नकद और उधार दो तरह की एंट्री करना सीखा है। प्लस ये जो जितना भी माल है वो हमने एक कस्टमर को बेचा है, कंज्यूमर। ठीक है, कि कोई भी यहाँ पे फर्म नहीं है, आपको सभी को रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर लेना है और इसका मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह लिखे हुए हैं, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। तो इस तरह हम सेल्स एग्जेम्प्टेड की एंट्री कर सकते हैं। जितने भी आपको आगे नोट्स दिए हुए हैं उस नोट्स को देख देख करके आपको सारी एंट्री करनी है, और इन नोट्स की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के ये नोट्स डाउनलोड